हेलो दोस्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी है दो दोस्तों की, सुभाष और विनोद। ये दोनों ही अपनी क्लास के सबसे होशियार बच्चों में से एक हैं और दोनों को ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। दोनों का ही फैमिली बैकग्राउंड भी से है। दोनों के नंबर भी हमेशा एक जैसे ही आते थे, मगर विनोद हमेशा सुभाष से अपनी हैंड राइटिंग की वजह से आगे रह जाता। जिससे पहले तो सुभाष ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था, मगर एक दिन स्कूल में सुभाष ने विनोद से बोला, इस बार के एग्जाम में मेरे तुमसे ज़्यादा नंबर आएंगे, तुम देखना। इसकी इस बात पर विनोद ने जवाब दिया, तुम कभी भी मुझसे आगे नहीं निकाल सकते। मैं हर चीज़ में तुमसे आगे हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो या गेम्स। मैं हमेशा तुमसे आगे ही रहता हूँ, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और इस बार भी यही होगा। और हुआ भी वैसा ही जैसा विनोद ने सुभाष से कहा था। सुभाष विनोद दोनों के ही नंबर तो एक जैसे थे, मगर विनोद की हैंडराइटिंग की वजह से वो फिर से बाजी मार गया। ऐसे ही दिन बीतते गए और सुभाष के मन में विनोद के लिए ईर्ष्या बढ़ती गई। वो किसी भी हालत में विनोद से आगे निकलना चाहता था, क्योंकि वो चाहे कुछ भी कर ले, विनोद उससे आगे ही रहता था। ये चीज़ सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में भी दोनों साथ ही गए और वहाँ भी विनोद ही आगे रहा। कॉलेज के आखिरी दिन इन दोनों ने मुलाकात की और बात की। विनोद सुभाष पर तंज करते हुए कहा, लो हो गई हमारी पढ़ाई भी अब खत्म, और हर बार की तरह कॉलेज में भी मैंने तुम्हें पछाड़ दिया। तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम हर चीज़ में मुझसे पीछे ही रहोगे। ये कहकर उसने सुभाष का मजाक उड़ाया और हंसने लगा। इस पर सुभाष ने विनोद को जवाब दिया, हाँ, तुम यहाँ अपनी हैंड राइटिंग की वजह से मुझसे ज्यादा नंबर लाते हो, मगर अब देखते हैं कैरियर में कौन आगे जाएगा। पढ़ाई लिखाई में नहीं तो क्या हुआ, लेकिन पैसों में मैं तुमसे हमेशा आगे ही रहूंगा। तुम देखते रह जाओगे, मेरे पास तुमसे ज्यादा पैसे होंगे, मेरा नाम तुमसे ज्यादा होगा, मेरे पास वो सब होगा जो तुम्हारे पास नहीं होगा, तुम देख लेना। इस पर विनोद ने सुभाष से कहा, नहीं, उसमें तो तुम और भी ज्यादा पीछे रह जाओगे, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्किल हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन तुमसे ज्यादा है, क्योंकि मैंने बहुत से कोर्स भी किए हुए हैं। मेरे मार्क्स भी तुमसे ज्यादा है। स्कूल हो या कॉलेज या कैरियर और पैसा में हर जगह तुमसे आगे ही रहूंगा और तुम मेरे से पीछे। और पैसा तो मेरा जुनून है, मगर तुम याद रखना, जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे कह देना। मैं तुम्हारी पैसों में मदद जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्हें तो अपने पापा की तरह बाद में मजबूरी ही करनी है। ये कहकर विनोद जोर जोर से आने लग जाता है। विनोद की ये बातें सुभाष के मन में जैसे गुस्से की लहर ले आई हो। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वो विनोद से कम अब पैसे दौलत शोहरत में तो आगे निकल कर ही रहेगा। सुभाष विनोद से, बहुत घमंड आ चुका है तुम्हें विनोद, लेकिन याद रखना, तुम्हारे अहंकार तुम्हें एक दिन ले डूबेगा। इस पर विनोद कहता है, मेरी सहनकर की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, तुमसे आगे हूँ और आगे भी आगे ही रहूंगा। इस पर सुभाष कहता है, ठीक है, तो एक शर्त लगते हैं। विनोद माथे पर शिकंज लिए पूछता, कैसी शर्त? थोड़ी मुस्कुराहट के साथ सुभाष कहता है, हम 5 साल बाद फिर एक दूसरे से मिलेंगे और देखेंगे कि कौन ज्यादा कामयाब हुआ है, खासकर किसके पास ज्यादा पैसा है। 5 साल तो बहुत टाइम होता है, देखते हैं कौन आगे रहेगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? ऐसे कहकर सुभाष अपना हाथ विनोद की तरफ बढ़ता है। विनोद भी एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है और उसे हाथ मिला लेता है और हाथ मिलाते हुए कहता है, ठीक है, देखते हैं कौन जीतेगा। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और थोड़ी देर बाद वहां से अपनी अपनी राह की तरफ चले जाते हैं। अब सुभाष के अंदर उससे जीतने की आग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब कैसे भी इस बार तो विनोद से आगे निकलना ही चाहता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और दोनों ही अपनी अपनी मंजिलें पाने की कोशिश करने लग जाते हैं। दोनों में ही अब बातचीत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दोनों को ही बस अब सिर्फ पैसा कमाना था और सुभाष तो वैसे ही गुस्से में पागल सा हो गया था। बहुत साल तक उसने कोशिश की अच्छी जॉब के लिए,
मगर जिससे वो मनचाहा पैसा कमा सके। मगर उसे इस तरह के जवाब नहीं मिल रही थी, किसी को बहुत सारे पैसे मिल सके, क्योंकि उसके सपने बड़े थे और उसको विनोद से भी जीतना था। मगर इतनी कमाई में तो वो विनोद से नहीं जीत सकता था और उसको हर हालत में पैसे चाहिए थे। गाड़ी, बंगला, सब कुछ उसे चाहिए था। उसकी जॉब ऐसी नहीं थी जिससे वो लाखों करोड़ों कमा सके। उसके मन में लालच भर चुका था। वो अपनी कमाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। उसके अंदर और पाने का लालच था। फिलहाल वो किसी कंपनी में मैनेजर का काम कर रहा था। उसकी तनख्वाह ठीक ठाक थी, मगर जितनी की उम्मीद वो कर रहा था उतनी नहीं थी। सुभाष के सपने बहुत बड़े थे। उसे करोड़ों रुपए चाहिए थे और इसीलिए वो और काम भी देखता रहता है, जिससे उसे अगर कोई अच्छी काम मिले तो वो अपनी पुरानी नौकरी को छोड़कर वहां लग जाए। मगर ऐसा नहीं हो रहा था और उसको वही उतनी तनख्वाह में ही अपना गुजारा करना पड़ रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और उसे कोई भी ऐसा काम नहीं मिल रहा था जिससे वो अपनी इच्छा अनुसार पैसे कमा सके। वो पैसों के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो कुछ भी करने को तैयार हो चुका था। पूरे होने वाले थे। वह बहुत परेशान था। एक दिन सुभाष के पड़ोस में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहने के लिए आया। वह कुछ 70-75 का मालूम पड़ रहा था। वह थोड़ा कमजोर भी लग रहा था और वह बुजुर्ग व्यक्ति था तो अकेला, मगर वह बहुत पैसे वाला दिखाई दे रहा था। उसके पास करोड़ों की गाड़ी थी, हाथ में महंगी घड़ी और महंगे कपड़े पहनने हुए था। इन सब से मालूम पड़ रहा था कि वह व्यक्ति बहुत ही पैसे वाला है। कुछ समय तक तो सुभाष ऐसे ही उस व्यक्ति को देखता रहता है, मगर फिर उसने उससे बात करने का सोचा और ये भी सोचा कि क्यों ना उस बुजुर्ग का फायदा उठाया जाए, क्योंकि वह बुजुर्ग अकेला था और कमजोर सा भी। बस फिर क्या, सुभाष एक दिन उसके घर गया, उससे बातचीत करके उसे दोस्ती करने का सोचकर। सुभाष ने घर की बेल बजाई और नाइट सूट में वह व्यक्ति घर से बाहर आया। सुभाष ने उससे कहा, नमस्कार, आप कैसे हैं? मेरा नाम सुभाष है, मैं आपका पड़ोसी हूँ। आप यहाँ नए ही आए हैं ना? उसे बुजुर्ग व्यक्ति ने भी अपना परिचय दिया। नमस्ते, मेरा नाम गोविंद है, अंदर आइए, थोड़ी बातचीत करते हैं। सुभाष जैसे ही अंदर आया, मैं उसका घर देखकर वह हैरान रह गया। उसका घर किसी महलों से काम नहीं था। झूमर, सजावट, महंगे महंगे फर्नीचर इत्यादि देखकर सुभाष के मन में लालच आ गया। गोविंद ने उसे अपने आलीशान सोफे पर बिठाया और उसका हाल चाल लेने लगा। थोड़ी देर बाद गोविंद चाय लेने के लिए गया। गोविंद खुद से चाय लेकर आया। इस पर सुभाष ने पूछा, अरे आप इस उम्र में अकेले हैं, आपका परिवार कहाँ है? और आप इस उम्र में काम खुद कर रहे हैं, क्या आपके घर में कोई नौकर चाकर नहीं है? इस पर गोविंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, मैं अपने काम स्वयं से ही करना पसंद करता हूँ। करोड़ रुपयों का मालिक हूँ, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे अपने छोटे मोटे कामों के लिए भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़े। अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो रख लूंगा कोई नौकर। सुभाष ने पूछा, आप अकेले हैं, क्या आपके बच्चे पत्नी सब कहाँ हैं? गोविंद ने इसका जवाब देते हुए कहा, मेरे सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। मेरी पत्नी का निधन 2 साल पहले ही हो चुका है। अब मैं अकेले जिंदगी बिता रहा हूं, पर इसमें भी मुझे बहुत मजा आता है। जैसा लगता है कि खुद के लिए समय मुझे अब जाकर मिला है, इसीलिए यहाँ आ गया ताकि थोड़ा एकांत में रह सकूं और नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिल सके। जी मैं। सुभाष ने सोचा कि वह उसको अपने बारे में सच सच नहीं बताएगा, क्योंकि उसके मन का लालच उसे कुछ गलत करने पर मजबूर कर रहा था। कुछ सोचने के बाद उसने गोविंद को उत्तर दिया, जी मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और यहाँ थोड़े समय के लिए ही आया हूं। सुभाष ने अपनी झूठी आइडेंटिटी गोविंद को बताई ताकि गोविंद को उसके बारे में कुछ भी ना पता चल पाए। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सुभाष गोविंद से जाने की इजाजत लेता है और अपने घर आ जाता है और घर आकर गोविंद को लूटने का प्लान बनाने लगता है। वह कुछ भी करके गोविंदा के पैसे दौलत पर कब्जा करना चाहता था।
इसलिए वह प्लान बना रहा था कि कैसे गोविंद को लूट जाए, क्योंकि गोविंद वहां पर पूरी तरह से अकेला था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था। बस यहीं से ही सुभाष का लालच बोल उठा। वह अब उसकी दिनचर्या पर नजर रखने लगा। एक रात जब सुभाष गोविंदा के ऊपर नजर रख रहा था, तब उसने गोविंद को कुछ अजीब सी क्रियाएं तंत्र मंत्र करते हुए देखा। ये क्रिया देखकर सुभाष डर गया। वह एक गोल घेरे में कुछ मंत्र पढ़ रहा था। नींबू से बनी हुई गोल घेरा देखने में अत्यंत डरावना लग रहा था। सुभाष को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। वह वहां से डर के मारे भाग गया। अगले दिन सुभाष गोविंदा के घर आया और गोविंद से, आपके घर से कल अजीब अजीब सी आवाज आ रही थी। जब मैं आपके घर गया तो मुझे। सुभाष गोविंद से आगे कुछ कहता है कि गोविंद ने उसकी बात काट दी। गोविंद सुभाष से, अरे मैं तो एक पूजा कर रहा था। ये पूजा हमारे घर में हर कोई करता है, तुम इस बारे में ध्यान मत दो। और हाँ, गोविंद सुभाष की तरफ गुस्से से आंखों में अंगारे लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है, आगे से मेरे घर में ताका झांकी मत करना, वरना यह तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। समझ गए तुम? गोविंद ने थोड़े गुस्से से सुभाष से यह कहा, जिससे सुभाष थोड़ा सहम गया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। मगर इससे उसके मन में इन सब बारे में जानने की इच्छा और बढ़ गई। वो जानना चाहता था कि आखिर वो सब क्या था, मगर वह यह भी जानता था कि गोविंद उसे आसानी से कुछ भी नहीं बताने वाला। मगर वह हर हालत में इस बारे में जानना चाहता था। एक दिन उसने किसी व्यक्ति को गोविंद के घर पर सामान पहुंचते हुए देखा। वह लड़का कुछ 24-25 साल का लग रहा था। जब सुभाष ने चुपके से देखा तो जो सामान वह लड़का गोविंद को दे रहा था, वो सामान तंत्र मंत्र करने की सामग्री लग रही थी। सुभाष जानना चाहता था कि यह सब क्या हो रहा है, क्योंकि यह सब देखने से कुछ सही नहीं लग रहा था। यह कोई तंत्र मंत्र की क्रिया लग रही थी। सुभाष ने जो व्यक्ति गोविंद के घर सामान लेकर आया था, उसका पीछा करने का सोचा, और जैसे ही वह अपनी बाइक लेकर गोविंद के घर से जा रहा था, सुभाष ने उसका पीछा किया और रास्ते में ही उसे पकड़ लिया। और सुभाष ने उस लड़के से इन सब बारे में पूछा। वह लड़का कुछ भी बताने से मना करने लगा, मगर सुभाष ने उसको थोड़ी पैसों का लालच दिया, जिससे वह मान गया। और फिर उसने जिस चीज का खुलासा किया, वह सुनकर सुभाष हैरान रह गया, और वह जो सोच रहा था वह सच निकला। उस लड़के ने उसे बताया कि गोविंद काला जादू, तंत्र यह सब करता है। वह एक बहुत ही गरीब घर से था। उसके घर में पैसों की बहुत तंगी थी। फिर उसे इन सब बारे में पता लगा। उसने किताब में पढ़ा कि कैसे तंत्र मंत्र करके पैसों को अपनी तरफ खींचा जा सकता है, मगर इसमें भी जोखिम होता है। उस लड़की ने आगे सुभाष को बताया कि वह इस बारे में और ज्यादा नहीं जानता, वह बस इतना ही जानता है। लड़की ने आगे सुभाष से कहा, सर मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। मुझे भी पहले नहीं पता था कि यह मुझसे कैसा सामान मांगता है। धीरे धीरे करके मुझे इस बारे में पता लग पाया। मैंने सिर्फ उसे सामान लाकर देता हूँ, बाकी इन सब से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सुभाष ने सारी बातें सुन उस लड़के को कुछ पैसे देकर वहां से जाने दिया। यह सुनकर सुभाष को बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था विंद की तरफ वह भी अमीर अब बन जाएगा। बस उसको गोविंद से किस तंत्र मंत्र विद्या के बारे में कैसे भी जानना था, ताकि वह भी उसकी तरह अमीर बन पाए। सुभाष, जिसने पहले गोविंद को लूटने के बारे में सोचा था, अब उसकी मदद से गोविंद से भी ज्यादा अमीर बनना चाहता था। बस उसको कैसे भी इस क्रिया के बारे में जानना था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह गोविंद से इस बारे में कैसे पता लगाए, जिससे वह भी उसकी तरह अमीर बन जाए। वह इन सब बारे में सोच रहा था कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वह डर से पलटा और देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि यह हाथ और किसी का नहीं है बल्कि गोविंदा का ही था। सुभाष पहले तो थोड़ा डर गया, मगर फिर उसने अपने आप को संभाला। खुद को संभाल कर उसने गोविंद से निडर होकर कहा,
जिस लड़के से तुम सामान मांगते थे उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि कैसे तुमने तंत्र मंत्र कर ये दौलत शोहरत हासिल की है। ये सब चीज करना गैर कानूनी है, क्या तुम्हें ये नहीं पता? अगर मैं इन सब के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, बस बदले में। सुभाष थोड़ी समय के लिए चुप हो गया। तंत्र मंत्र से उसको भी थोड़ा डर लगता था, मगर पैसों के लालच के आगे उसे कुछ नहीं दिख रहा था। गोविंद ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, बदले में क्या? बताओ ना, तुम डर क्यों रहे हो? कहो, क्या चाहिए तुम्हें? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? सुभाष ने भी एक लंबी गहरी सांस ली और कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे भी ये तंत्र मंत्र की क्रियाएं सिखाओ ताकि मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बन सकूं। गोविंद ने कहा, यह सब इतना आसान नहीं है, मुझे भी ये सब सीखने में 5 बरस लग गए, और तुम तो अभी बच्चे हो। सुभाष ने कहा, नहीं, मैं ये सब सीख जाऊंगा, तुम मुझे बस इन सब बारे में बताओ, मुझे भी तुम्हारी तरह अमीर बनना है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। गोविंद, ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। वो दोनों ही गोविंद के घर जाते हैं और इन क्रियाओं के बारे में बात करते हैं। गोविंद सुभाष से, तुम्हें ये सब कब करना है? इसमें थोड़ा समय लगता है, मगर तुम्हें धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। इन चीजों में समय लगता है, मगर इतना ज्यादा भी नहीं लगेगा। सुभाष, मगर मैं तो सुना था कि तंत्र विद्या बहुत जल्दी काम करती है। गोविंद सुभाष से, हाँ, तुम ये कह सकते हो, मगर क्योंकि तुम इसमें बहुत ही नए हो, इसीलिए तुम्हें समय लगेगा। ज्यादा नहीं, कुछ 1 हफ्ते का समय लगेगा, मगर अगर तुम इस विद्या को सही से कर लेते हो तो ये तुम्हें मालामाल कर देगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो? सुभाष तपाक से बोला, हाँ, मैं तैयार हूं। गोविंद सुभाष को कुछ सामान लिख देता है। गोविंद सुभाष से, ये सामान तुम कल तक ले आना। सुभाष सामान की पर्ची लेकर सर हिलाकर वहां से चला जाता है। सुभाष रात को जो सामान बोला गया था वो लेने के बाद अपने घर में बहुत खुश हो रहा था कि अब वह भी मालामाल हो जाएगा। उसके सपने भी अब पूरे होंगे। अब बस उसे कल का इंतजार था, जिससे वह भी ये क्रिया में शामिल हो पाए और जल्दी ही गोविंद की तरह अमीर बन जाए। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी गोविंद का फोन उसे आता है। सुभाष फोन पर, बोलिए गोविंद जी, आपने फोन किया, क्या बात हो गई? अगर कोई समस्या है तो आप कहे तो मैं आपसे मिलने आ जाऊं? गोविंद सुभाष से, नहीं, मैं तो तुम्हें बस ये बताने के लिए फोन किया था कि तुम कल रात 12:45 तक मेरे घर आ जाना। हम क्रिया इसी समय से शुरू करेंगे। 1 बजे से लेकर 3 तक का समय इस क्रिया के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसी समय पर राक्षस जाति की शक्तियां अपने उच्च स्तर पर होती हैं। तो तुम इस समय तैयार रहना। सुभाष थोड़ा डरते हुए, ठीक है, मैं आ जाऊंगा, ये कहकर गोविंद फोन काट देता है। इन सब चीजों से सुभाष को डर तो बहुत लग रहा होता है, मगर उसके मन में लालच उसे किसी भी हद तक जाने पर मजबूर कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि जिंदगी ने उसे एक मौका दिया है पैसे कमाने का, जिसे वह किसी भी हालत में करवाना नहीं चाहता था। वह बस अब कल रात का इंतजार करने लगा और बहुत डरा हुआ था, मगर काफी एक्साइटेड भी था। वह अगले रात को 12 साढ़े के बाद जाने के लिए तैयार हुआ और थोड़ी समय बाद गोविंद के घर गया। उसने गोविंद के घर की बेल दबाई। गोविंद ने दरवाजा खोला और उसके अंदर आने को कहा। उसके घर पर गोविंद के अलावा और कोई भी नहीं था। सुभाष गोविंद से, ये क्या, आपके घर में तो कोई भी नहीं है, क्या ये क्रिया हम दोनों अकेले करेंगे? गोविंद ने सुभाष को उत्तर देते हुए कहा, यह साधना गुप्त होती है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। जो इस साधना में बैठेगा उसी को ही पता होनी चाहिए। तुम भी अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्त किसी को भी इस बारे में मत बताना। जब तक तुम्हारी एक इस क्रिया से तुम्हें लाभ नहीं हो जाता, तब तक तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे, वरना तुम्हारी यह क्रिया असफल हो जाएगी। थोड़ी देर सोचने के बाद सुभाष ने हामी भर दी और जो भी गोविंद उससे कहता गया वह उन सब बातों को मानता गया। पैसों की लालच में उसको इस वक्त कुछ भी नहीं दिख रहा था। गोविंद सुभाष से, तो क्या तुम इस क्रिया के लिए तैयार हो? सुभाष तपाक से बोला, हाँ,
मैं तैयार हूँ, आप बस जल्दी से ये शुरू कीजिए। गोविंद सुभाष को कमरे में ले जाता है, जहाँ का नज़ारा बहुत ही भयंकर था। उसके अंदर तरह तरह के डरावने चीज रखी हुई थी, जैसे कि खोपड़ियां आसपास और बीच में एक चलती हुई आग। ये नज़ारा देखकर सुभाष बहुत डर गया, मगर उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया। फिर उन दोनों ने क्रिया शुरू की। गोविंद कुछ मंत्र पढ़ने लगा और आग में कुछ डालने लगा, जिससे आग और भड़कने लगी। ये सब देखकर सुभाष बहुत डर रहा था। कुछ देर तक ये मंत्र पढ़ना और ये बाकी चीजों का सिलसिला जारी रहा। थोड़ी देर बाद गोविंद ने सुभाष से कहा, अब मैं तुम्हें जैसा जैसा कहूंगा तुम वैसा वैसा करते जाना। सुभाष ने तुरंत ही हाँ में जवाब दिया। फिर दोबारा से गोविंद ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और एक मंत्र सुभाष को बोलने को कहा, जो कि उसने किताब में लिखा हुआ था। उसने वो किताब सुभाष को थमाई और कहा, मेरे मंत्र बोलने के बाद तुम ये मंत्र बोलना शुरू कर देना। सुभाष ने भी वो मंत्र बोलना शुरू कर दिया। फिर गोविंद ने उसे एक तरह का जल ग्रहण करने को कहा। वो जल पूरी तरह से लाल था और उसने उसे उसके थोड़े बाल और नाखून भी मांगे, जो सुभाष ने गोविंद को काट कर दे दिए। ये सब सुभाष को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, मगर पैसा के आगे वो कुछ ना बोल सका। जैसा जैसा गोविंद कहता गया, वो वैसा वैसा करता गया। आखिर में गोविंद ने एक सफेद रंग का पाउडर जैसा दिखने वाला पदार्थ सुभाष के सर पर रगड़ दिया और इसी के साथ ये क्रिया समाप्त हो गई। गोविंद ने कहा, अब ये कार्य समाप्त हुआ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। इसके बारे में अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें इससे कोई लाभ नहीं होगा। सुभाष ने कहा, जैसा आप कहें, मगर ये कब तक काम करेगा? इस पर गोविंद ने उत्तर देते हुए कहा, देखो समय तो लगेगा, आखिर हर चीज को पूरा होने में समय लगता ही है, किंतु तुम बस ये समझ लो कि सब्र का फल मीठा होता है। इस पर गोविंद ने उत्तेजित होते हुए कहा, फिर भी कितना समय लग सकता है, क्योंकि मुझे भी धनवान बनना है, जल्दी से जल्दी। गोविंद ने कहा, धैर्य बनाए रखो, जल्दबाजी हमेशा काम बिगड़ती ही है। मगर फिर भी अगर तुम जानने के लिए इतने ही बेचैन हो रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें 1 हफ्ते का समय लगेगा। तुम्हें इतने समय तक धैर्य बनाए ही रखना होगा, तभी फल मिलेगा। इस पर सुभाष तिलमिला उठा। 1 हफ्ता? ये तो बहुत ज्यादा है, मैं इतने समय तक नहीं रुक सकता, इतने समय में तो कुछ भी हो सकता है। गोविंद ने इस पर कहा, बस 1 हफ्ता ज्यादा लग रहा है तुम्हें? जहां तुमने अपनी आधी जिंदगी गरीबी में काट ली, क्या तुम बस 1 हफ्ता और नहीं रुक सकते? बस 1 हफ्ते की ही तो बात है, फिर तो तुम मालामाल हो ही जाओगे। फिर तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी, तुम जो चाहो पालोगे, तुम्हारा हर एक सपना पूरा होगा। आखिर पैसे की ताकत है ही इसी, जो हर चीज तुम्हारे कदमों में ला सकती है। बस 1 हफ्ता और। गोविंद की सारी बातें सुनकर सुभाष को भी लग रहा था कि उसे अब इंतजार कर ही लेना चाहिए। उसने भी सोचा कि हाँ, जब आधी जिंदगी गरीबी में कटी ही ली है तो 1 हफ्ता और सही। सुभाष गोविंद से, ठीक है, मैं 1 हफ्ता इंतजार कर लेता हूँ, अब तुम घर जाओ और आराम करो, बात समझ की मालामाल हो ही गए तुम। सुभाष गोविंद की बात मानकर खुश होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन सुभाष गोविंद से मिलने और बात करने उसके घर जाता है तो वहां कोई नहीं होता। उसके घर पर ताला लगा हुआ था। सुभाष बहुत डर जाता है और आसपास के लोगों से गोविंद के बारे में पूछने लगता है। सुभाष अपने पड़ोसी रमाकांत से, नमस्ते अंकल, हमारे यहाँ जो कुछ दिन पहले ही जो पड़ोसी गोविंद जी यहाँ पर रहने आए थे, उनके घर में ताला क्यों लगा हुआ है? वो कहीं गए हैं क्या? रमाकांत, हाँ, मैंने भी सुबह सुबह देखा था, उनके घर में ताला लगा हुआ था। कुछ बात तो नहीं हो पाई। मैं तो सुबह के साथ ही उठ जाता हूँ, पर यहाँ पर तो तब भी ताला लगा हुआ था। लगता है वहाँ सुबह जल्दी कहीं चले गए हैं। ये सुनकर सुभाष बुरी तरह से डर जाता है। वह और लोगों से भी गोविंद के बारे में पूछता है, मगर किसी को नहीं पता होता कि गोविंद कहाँ गया है। सुभाष अब गोविंद को फोन भी लगता है, मगर उसका फोन बंद आता है। वह फिर अपनी पूछताछ जारी रखता है। फिर उसे वॉचमैन बताता है कि गोविंद तो सुबह 4 साढ़े बजे ही कहीं निकल गया था।
मगर बताकर नहीं गया कि वह कहाँ जा रहा हैगा। अब उसे बात समझ आ चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है। वह बुरी तरह से टूट चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था और ना ही उसको गोविंद के किसी भी रिश्तेदार के बारे में पता था जिससे वह उसके बारे में पूछ सके। सब फिर उसे उस लड़के के बारे में याद आया जो गोविंद को सामान देने उसके घर आया करता था, मगर उसका भी फोन नंबर या एड्रेस उसको कुछ भी नहीं पता था। वह वॉचमैन ने उसको ये भी बताया कि उसने ये घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है और ये घर उसका नहीं बल्कि किराए का था। ये सुनकर सुभाष को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। वो बुजुर्ग आदमी उससे झूठ क्यों बोल रहा था? आखिर वह उससे चाहता क्या था? क्या वह किसी मुसीबत में पड़ चुका है? क्या उसको उस क्रिया से लाभ होगा या फिर नुकसान? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, मगर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि गोविंद ने आखिर उसके साथ ऐसा कोई छल कपट भी तो नहीं किया था जिसकी वह पुलिस में कंप्लेंट लिखवा सके। जो तंत्र मंत्र क्रिया में वो उसके साथ शामिल हुआ था, इसके बारे में तो वह किसी को बता भी नहीं सकता था और वह चुपचाप अपने घर चला गया। वह 2 दिन से अपने काम पर भी नहीं गया था। अब उसने सोचा कि पैसे कमाने का ये साधन भी ना चला जाए, इसलिए वह चुपचाप काम पर जाने लगा। बिना किसी को कुछ भी बताए वह अब अपनी नॉर्मल दिनचर्या में वापस आ गया और पहले जैसे अपना काम करने लगा। वह उदास था, मगर अब उसके पास बस अपनी यही नौकरी थी जिससे वह अपनी जिंदगी बसर कर पाए। मगर 2 दिन बाद ही उसने अपने अंदर कुछ महसूस किया, जैसे कि कमजोरी और बाल झड़ना और सफेद होना। उसके दांत भी गिरने लगे थे। वह इन सब से बहुत परेशान हो गया था और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसे कुछ टेस्ट करने के लिए कहा। टेस्ट करने के बाद जब सारे टेस्ट चेक किए गए तो फिर सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। सुभाष की अब हड्डियां भी कमजोर पड़ चुकी थी। वह अब लाठी लेकर चलने लगा था। उसकी ये हालत देखकर उसके आस पड़ोस और ऑफिस के सारे लोग हैरान थे कि आखिर ये अचानक से उसको क्या हो गया है। काफी लोग तो अब सुभाष को पहचान भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि अब वह एक 30 साल के व्यक्ति है अचानक से 70-75 साल का बुजुर्ग हो गया था। फिर सुभाष को याद आया कि उसने जो क्रिया किया था उसको 1 हफ्ता हो चुका है। मतलब कि गोविंद ने जो उसको 1 हफ्ते का वक्त दिया था वह उसको माला माल करने के लिए नहीं बल्कि उसकी ये हालत करने के लिए दिया था, क्योंकि अब 1 हफ्ता पूरा हो चुका था और वह पूरी तरह से एक बुजुर्ग व्यक्ति में बदल चुका था। उसके बाद पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। शरीर के अंदर अत्यंत कमजोरी आ चुकी थी। पूर्ण चेहरे पर छुर्रियां आ चुकी थी और वह लाठी लेकर चलने पर मजबूर हो चुका था। जब भी वह किसी को भी बताता कि वही सुभाष है, तो फिर लोगों उसका विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि अचानक से 30 साल के व्यक्ति से एक 70 साल के व्यक्ति जितना हो चुका था। वह पहले से ही उस क्रिया और गोविंद की कारण परेशान थे और अब ये। मगर उसको समझ आ गया था कि ये सब उसके साथ गोविंद ने ही किया है। वह गुस्से में पागल हो रहा था। वह कैसे भी गोविंद का पता लगाना चाहता था। पहले तो फिर भी उसने उसको छोड़ दिया था, मगर अब उसकी इस हालत के बाद उसने ठान लिया था कि वह तो अब गोविंद को ढूंढ कर ही रहेगा और अपने आप को ठीक करवाएगा। पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसको कैसे ढूंढे। पूरी सोसाइटी में किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह कहाँ से आया और कहाँ गया किसी को कुछ भी नहीं पता था। वहां पर सबसे ज्यादा बात भी सुभाष ही उससे करता था। सुभाष ने फिर जिस बंगले में गोविंद रहा करता था उस बंगले के मालिक से बात की और उससे गोविंद के बारे में पूछा। वहां से पता चला कि गोविंद ने उसका वह मकान 1 महीने के लिए था। उसने उसे उसके पैसों पहले ही दे दिए थे। वह कहाँ से आया था वह तो उसने उसको नहीं बताया था और वह उसे मकान की 1 महीने के इतने अच्छे पैसे दे रहा था कि उसने उससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं। मगर वह 1 महीने से बहुत पहले चला गया।
उसने मुझे ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस वह बहुत ही ज्यादा जल्दी में लग रहा था। मैंने भी उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा, क्योंकि मुझे तो अच्छे खासे पैसे मिल गए थे। ये कहने के बाद उस व्यक्ति ने सुभाष से पूछा कि वह आखिर गोविंद के बारे में इतना क्यों पूछ रहा है, जिसकी वजह से वो उसके बारे पूछ रहा है। उसने सुभाष से बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ है, मगर सुभाष बताता भी तो क्या, बस वहां से बिना कुछ ही चला गया। वो चाहता था कि कुछ नहीं तो उसे बस उस लड़के के बारे में पता चल जाए जो कि उसको सामान देने आता था, मगर अब उसको वो लड़का भी वहां नहीं दिखता था। गुस्से की ज्वाला उसके मन में भड़क रही थी। उसको समझ आ गया था कि उसके साथ ये सब करने के लिए सब मिले हुए थे और सब एक साथ गायब हो गए और उसकी ये हालत कर गए। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए और उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। अब तो उसे चलने फिरने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी, मगर जैसे तैसे वो अपने आप को संभालता और गोविंद की खोज करने की कोशिश करता है, पर उसको कुछ हासिल ना होता। मगर एक दिन उसको वो लड़का अचानक से दिखाई दिया जिसको वो ढूंढ रहा था, जो गोविंद को सामान दिया करता था। उसने उसे बाहर की सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते हुए देखा। उसे देखकर सुभाष के मन में एक आस आई और वो तुरंत ही उस लड़के के पास गया, अपनी लाठी पकड़कर आराम से और चुपके से। मगर जब उस लड़के ने सुभाष को देखा तब वो उसे पहचान ही नहीं पाया। वो सुभाष है, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज्यादा बदल चुकी थी कि वो उसकी पहचान ही नहीं पा रहा था, और उसने बस उसको थोड़ा सा देखकर वापस से अपने काम पर लग गया। सुभाष ने इसी बात का फायदा उठाया और ताकि वो भाग ना जाए और उसे कुछ भी बताने से इनकार ना कर दे, इसलिए वो उसे अपना असली नाम नहीं बताता। सुभाष उस सब्जी वाले से जिससे वो लड़का सब्जी खरीद रहा था कहता है, अरे भाई साहब, क्या आपको एक ऐसे लड़के के बारे में पता है जो मेरा सामान मेरे दूसरे घर में शिफ्ट कर दे? मैं उसको 5,000 रुपए दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है, मगर कोई भी मिल नहीं रहा। वो लड़का उसकी सारी बातें सुन लेता है, मगर वो लड़का उस सब्जी वाले की बात वहीं काट देता है। अरे अंकल, मैं हूं ना, मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत है। वह मैं कर दूंगा। सुभाष उस लड़के से, मगर तुम हो कौन और काम क्या करते हो और तुम्हारा नाम क्या है? सुभाष बड़ी ही चालाकी के उसके बारे में पूछने लगता है। लड़का उससे कहता है, मेरा नाम पंकज है, मेरे पास फिलहाल कोई काम नहीं है, मगर मैं लोगों की ऐसी ही थोड़ी मदद कर देता हूँ। जैसे कि जो कुछ भी मांगते हैं तो मैं वो उनको लाकर दे देता हूँ और बदले में कुछ पैसे ले लेता हूँ। क्या करूँ, कोई भी जॉब मिल ही नहीं पाती। फिलहाल तो ऐसे ही काम चला रहा हूँ। आप जो भी काम बोले मैं वो आपको करके दूंगा, बदले में आप मुझे पैसे दे देना। सुभाष पंकज से, ठीक है, लेकिन मुझे सामान कल शिफ्ट करवाना है। तुम अपना फोन नंबर मुझे दे दो, और तुम रहते कहाँ हो, क्या यह मैं जान सकता हूँ, ताकि मुझे फ्यूचर में अगर कोई भी मदद चाहिए हो और फोन ना लगे तो मैं तुम्हारे पास आकर तुमसे मदद ले सकूं। मेरा नाम प्रताप है और मैं यही पास में रहता हूँ। ये कहकर सुभाष अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और फिर पंकज उसको अपने घर का एड्रेस और फोन नंबर दे देता है। आखिरकार इस बार सुभाष को जो चाहिए था वो उसे मिल जाता है। फिर सुभाष अपने घर लौट जाता है और कुछ आदमियों को इकट्ठा कर पंकज के घर जाता है। उसने पैसे देकर कुछ आदमी को पंकज की पिटाई और उसको डराने धमकाने के लिए रखा हुआ था। वो पंकज के दिए हुए एड्रेस पर जाता है। पंकज का घर एक सुनसान सी गली से होकर गया। पंकज के घर के आसपास कोई नहीं रहता था। वो जगह बहुत ही डरावनी थी। आसपास सूखे हुए झाड़ थे। उसका घर किसी खंडार के जैसा लग रहा था। वहां पहुंचने पर उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। वहां आते ही उसको बहुत ठंड सी लगने लगी, और जिन आदमियों को वो साथ में लेकर आया था पंकज की पिटाई और उसे धमकाने के लिए, वो भी वहां असहज महसूस कर रहे थे, मगर जैसे तैसे घबराते हुए वहां गए।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उस घर का दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ था और घर में से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। वो जैसे तैसे डरते हुए घर के अंदर आए। जैसे ही वो घर के अंदर आए, बाहर से किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। वो सारे बहुत ज्यादा डर गए और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे। सुभाष चिल्लाते हुए, दरवाजा खोलो। वो दरवाजा पीट ही रहे थे कि अचानक से बेहोश करने वाली जहरीली गैस पूरे घर में फैल जाती है और उन सबकी उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और धीरे धीरे सारे बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद सुभाष को होश आता है। जब वो उठता है तब वो अपने आप को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। वो एक ऐसे कमरे में होता है जहां पर लाइट नहीं थी। वहां सिर्फ मोमबत्तियां से ही उजाला किया हुआ था, पर तंत्र मंत्र चल रहा होता है और वो खुद एक नींबू से बने हुए गोल घेरे में पाता है। ये दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जो उसने पहली बार गोविंद के घर में देखा था। जैसा लग रहा था कि उसको भी इस क्रिया में शामिल किया गया है। वो बहुत ज्यादा डर गया और जैसे तैसे खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, मगर वो रस्सियां बहुत ही मजबूती थी और उसे पूरी तरह से जकड़े हुए थी। और वैसे भी अब सुभाष के अंदर इतनी ताकत कहाँ बची थी जिससे वो खुद को बचा पाता। वह तो अब एक 70 साल का बुजुर्ग हो चुका था, जिसके अंदर अब इतनी ताकत कहाँ रह गई थी। फिर भी वो अपनी बची हुई ताकत लगा रहा था वहां से निकल बचने के लिए। और उसके बहारे पर लिए हुए आदमी जो वहां पंकज को मारने पीटने और उसे डराने धमकाने के लिए बहा लेकर आया था, वो भी वहां नहीं थे। वो बेचारा वहां अकेला ही फंसा हुआ था। सुभाष चिल्लाते हुए, खोलो मुझे, यहाँ मुझे क्यों बांध के रखा हुआ है? कोई है मुझे सुनने वाला, यहाँ खोलो मुझे। तभी वहां का एक दरवाजा धीरे से खुल रहा था। सुभाष तुरंत चुप हो जाता है और उसकी आंखें दरवाजे से तन जाती है जो धीरे धीरे खुला रहा था। दरवाजे के पास अंधेरा होता है, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। तभी उसको एक आवाज आती है। आज की तारीख याद है ना? जैसे ही सुभाष वो आवाज सुनता है, वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है और उसकी आंखें बहुत ही बड़ी हो जाती है, क्योंकि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि विनोद की थी। सुभाष हैरानी से, तुम कौन हो? और जो सुभाष को लग रहा था वही हुआ। वो रोशनी में आया। वो विनोद ही था। विनोद को वहां देखकर सुभाष की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसने डरते हुए पूछा, क्या ये तुम हो विनोद? विनोद मुस्कुराते हुए, क्यों सुभाष, अब तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रहे, जैसे तुम मुझे पहले नहीं पहचान पाए थे। ये कहकर विनोद हंसने लग जाता है। सुभाष हैरानी से, क्या कहना चाहते हो तुम? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता कि मैं ही सुभाष हूं? मैं तो पूरी तरह से बदल चुका हूं। जब मुझे मेरे कलीग, पड़ोसी और कोई भी मुझे पहचान ही नहीं पा रहा, तो आखिर तुम मुझे कैसे पहचान पा रहे हो, मेरी हालत पर भी, जबकि हम तो इतने सालों बाद मिल रहे हैं। इस पर विनोद कहता है, इतने सालों बाद कहा? अभी एक 2 हफ्ते पहले ही तो हम दोनों मिले थे, भूल गए क्या? अरे हाँ, तुम उस समय मुझे पहचान ही नहीं पाए थे, लेकिन देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया। ये कहकर विनोद हंसने लगता है। सुभाष, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, हम कहाँ मिले और कब मिले? हम तो इतने सालों बाद अभी ही मिल रहे हैं। विनोद अब भी नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं कौन हूं? ध्यान से देखो मुझे। क्या तुम बिल्कुल नहीं पहचान पा रहे मुझे कि मैं कौन हूं? मैं वही हूं जिसने तुम्हारी जिंदगी नरक बनाई है, जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। देखो मैं वही हूं और तुम्हारी तलाश खत्म हो गई। ये कहकर वह फिर से जोर जोर से हंसने लग जाता है। सुभाष पूरी तरह से डर जाता है और हकलाते हुए कहता है, तो क्या तुम गोविंद को जानते हो? तुमने मेरी वह हालत करवाई है उस गोविंद के जरिए। तुम ही ने करवाया है ना, ये सब बताओ। तुम ही ने मेरी ये हालत की है ना? सुभाष चीखने और रोने लगता है। विनोद सुभाष से, हाँ, तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही हूं। और अगर तुम गोविंदा के बारे में जानना चाहते हो कि वह कौन है और कहाँ है, तो गोविंद तुम्हारे सामने ही खड़ा है। सुभाष हैरानी से पूछना है, खड़ा है, कहाँ है वह? विनोद फिर से हंसाता है,
गोविंद को तुम ढूंढ रहे हो तो सुन लो, गोविंद और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूं। ये कहकर विनोद फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और सुभाष की तो ये सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुभाष विनोद से कहता है, क्या वह तुम कैसे हो सकते हो? वह तो एक बुजुर्ग आदमी था, कुछ 70 या 75 उम्र का। वह तुम कैसे हो सकते हो? इतने उम्र के तुम कब हुए? विनोद थोड़ा मुस्कुराकर, जैसे तुम अचानक से एक बुजुर्ग आदमी हो गए। ये सुनकर सुभाष की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो गुस्से से कहता है, देखो मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, वरना मेरे सर की नसें फट जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या तुमने ही मेरा ये हाल किया है, और अगर हाँ तो क्यों? और तुम अचानक से बुजुर्ग कैसे हो गए थे अगर तुम ही गोविंद थे तो? और अब ठीक कैसे हो गए? ये सब क्या हो रहा है, मुझे बताओ। बहुत चिल्लाते हुए कहने लगा विनोद सुभाष से। अरे इतना चिल्लाओ मत सुभाष, तुम्हारे अंदर अब वैसे भी इतनी ताकत कहाँ बची है, सब कुछ सुनाने के लिए शरीर में जान तो रखो। जैसा बोलकर विनोद फिर से हंसने लगता है। विनोद सुभाष से, तो सुनो, तुमसे शर्त लगाने के बाद मैं बहुत जगह नौकरी की तलाश में गया, मगर कोई भी अच्छी नौकरी मुझे नहीं मिल रही थी। बहुत टाइम तक ऐसी ही मैं भटकता रहा, मगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली और मुझे लग रहा था कि तुम्हें पक्का से कोई अच्छी नौकरी मिल गई होगी और तुम्हारे पास जरूरी ढेर सारे पैसे होंगे, क्योंकि मेरे पास तो उस समय नौकरी ही नहीं थी। मैं तो एक बेरोजगार था, मगर मैंने फिर भी इस बात की ज्यादा परवाह नहीं की, अपनी जिंदगी ऐसे ही जीने लगा। मगर एक दिन अचानक से मुझे एक आदमी ने अपने घर पर ड्राइवर का काम ऑफर किया। वो आदमी बहुत ही बुजुर्ग था। मैं उसके उधर काम करने लगा और एक दिन मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत आन पड़ी और मैं रात को उनके घर उनसे पैसे मांगने गया। बहुत रात हो रही थी, करीब 1 बज रहे थे। जब मैं उनके घर गया तो मैंने भी वही नज़ारा देखा जो तुमने मुझे यानी गोविंद को उस घर में करते हुए देखा था। मैंने तुरंत इन सब का वीडियो बना लिया और उस बुजुर्ग आदमी को ब्लैकमेल करने के लिए उसके घर गया। मैंने उसको कहा कि मैं ये वीडियो सबको दिखा दूंगा, जिससे उसकी बहुत बेइज्जती होगी और उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा, मगर अगर वो मुझे 50 लाख रुपए दे दे तो ये वीडियो मैं डिलीट कर दूंगा। उसने मुझे तुरंत से 50 लाख रुपए दे दिए और मैंने वीडियो डिलीट भी कर दिया, मगर उसने मुझे लालच दिया कि क्या ये 50 लाख रुपए हमेशा मेरे साथ रहेंगे, क्या इन पैसों से मैं जिंदगी भर आराम की जिंदगी जी पाऊंगा। और उसने मुझे लालच दिया कि एक क्रिया करने से मैं भी धनवान हो जाऊंगा और मेरे पास भी बन जाएंगे और मुझे भी पूरी जिंदगी पैसों की कमी कभी नहीं होगी और मैं भी अपने सारे सपने पूरे कर पाऊंगा। फिर क्या था, मैं उसकी बातों में आ गया और जैसा जैसा उसने कहा मैं वैसा वैसा करता गया। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैंने क्या किया और वह क्रिया कौन सी थी, तो यह क्रिया वही थी जो मैंने तुम्हारे साथ की थी। सुभाष हैरानी से उसे देखने लगा और विनोद आगे कहा, हाँ, मैं भी पैसों के लालच अंधा हो गया था और गलत चीजों में पड़ गया था, जिसकी मुझे भी अच्छी खासी सजा मिल गई थी। उसने यह क्रिया मेरे साथ वैसे ही की जैसे मैं तुम्हारे साथ की थी। उसने भी मुझे मेरे बाल और मेरे नाखून मांगे, वह सब किया जो मैंने तुम्हारे साथ उस क्रिया के दौरान किया था। और बाद में उसने भी मेरे सर के ऊपर एक सफ़ेद सा दिखने वाला पदार्थ खींच दिया और मुझसे कहा कि मैं अपना थोड़ा सा रक्त वहाँ चढ़ा दूँ। मैंने वह सब किया जो उसने कहा। फिर उसने भी मुझसे यही कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ही मैं माला माल हो जाऊंगा। मैं भी बहुत खुश हो रहा था जैसे तुम हो रहे थे। पर क्रिया करने के बाद जब अगले दिन मैं उसके घर गया तो वही हुआ जो मैंने तुम्हारे साथ किया था। वह सब वहां से जा चुके थे। मैंने उनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे और बिल्कुल नए थे वहां पर। मेरा उनसे कुछ खास रिश्ता नहीं था और ना ही उन लोगों ने मेरे साथ कोई दगा किया था जिसकी मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवाता।
बल्कि मैं एक तंत्र मंत्र की क्रिया में उनके साथ था, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से फंस चुका था और मेरा भी वही हाल हुआ जो तुम्हारा हो रहा है। मैं भी अचानक से जवान से बुढ़ा होने लगा। जो 1 हफ्ते का वक्त उसने मुझे दिया था वह मुझे मालामाल होने का नहीं, बल्कि मेरी यही हालत करने का ही था। कुछ दिनों में ही मैं बहुत बुजुर्ग लगने लगा। जिसको भी इस बारे में बताता तो कोई भी मेरी बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं था, बल्कि मुझे सब ढूंढने लगे कि विनोद कहाँ गया। मगर कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं ही विनोद हूँ। लेकिन मैंने 5वें दिन ही उसको सोशल मीडिया पर ढूंढ निकाला, जहां वह लोगों को बेवकूफ बना रहा था। वो ड्राइवर, कुक और ऐसी छोटी मोटे काम के लिए लोगों को नौकरी देने की बात कर रहा था। मैंने भी एक फेक आईडी बनाई और उससे संपर्क किया, मगर उसने कहा कि उसे अब काम करने वालों की जरूरत नहीं है, उसका काम हो चुका है। मैं इतना समझ चुका था कि उसका इशारा मेरी तरफ था। वो इसी काम के लिए लोगों को ढूंढ रहा था, मगर अब जब उसका काम हो चुका है इसलिए वो अब मना कर रहा है। मगर मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। इतनी मुश्किल से तो मुझे इसके बारे में इतना पता चल पाया था। मैंने ठान लिया था कि जो भी हो जाए मैं इससे अब मिलकर ही रहूंगा, और मैंने फिर एक प्लान बनाया जिससे वो मुझसे मिले। मैंने एक और फेक अकाउंट बनाया और करीब 4-5 दिन बाद फिर उसे कांटेक्ट किया और मैंने उसको कहा कि उनको एक लॉटरी निकली है। मैंने उसको फेक नाम बताया। वो लालची था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और उसने मुझसे बात करनी शुरू कर दी। और फिर मैं यहीं से उसको अपने जाल में फंसने लगा और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैंने उसको एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया और वो वहां पर आ भी गया। मैंने कुछ आदमियों को पैसे देकर उसको पिटवाने के लिए वहां अपने साथ पहले से ही रखा हुआ था। वो आया और मैंने उसको पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की और उससे पूछा कि मैं कैसे सही हो सकता हूँ। वहां से उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे ये तंत्र विद्या से कोई भी अमीर बन सकता है, मगर बदले में उसको अपनी उम्र देनी पड़ती है। उस बंदे को भी ऐसे ही किसी ने फंसाया था और उसको बूढ़ा बना दिया था, लेकिन वो बहुत अमीर हो गया था, मगर पैसों के बदले में अपनी जवानी और उम्र देना उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और उसने ठान लिया था कि वो फिर से अपनी उम्र वापस लेगा। उसने इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत पता किया और फिर उसको कहीं से पता चला कि अगर वो किसी और पर यह मंत्र मार दे तो वो वापस से अपने पुराने रूप में आ जाएगा। मगर जो पैसे उसने कमाए होंगे इस क्रिया से बहुत सारे चले भी जाएंगे। जैसे उसकी उम्र तो उसे मिल जाएगी, मगर उसकी पैसों में लॉस हो सकता है, क्योंकि पैसे उसके पास से जाएंगे ही जाएंगे ऐसा करने से। मगर हर किसी को अपनी उम्र ज्यादा प्यारी होती है। अगर तुम्हारे पास उम्र ही नहीं होगी जीने के लिए ज्यादा, तो तुम पैसों का क्या ही करोगे। तो इससे बचने के लिए उसको एक ऐसा इंसान चाहिए था जो खुद ही इस क्रिया में उसके साथ खुद की मर्जी से आ जाए। मतलब कि कोई भी जोर जबरदस्ती वाला काम इस क्रिया में नहीं चलता। अगर कोई बंदा खुद से अपनी मर्जी से इस क्रिया को स्वीकार ले तभी यह काम करेगा, वरना फिर नहीं। इसीलिए उसने मुझे अपना शिकार बनाया और मैं भी पैसों की लालच में इतना अंधा हो चुका था कि बिना कुछ ज्यादा जाने ही में उसकी बातों में आ गया और इस क्रिया के लिए हाँ कर दी। और क्योंकि इसमें मेरी मंजूरी थी, इसीलिए यह मंत्र मेरे ऊपर चढ़ गया और मेरा यह हाल हो गया। इससे मुझे पैसा तो खूब मिल गया, मगर ऐसे पैसों का क्या जिससे मेरी यह हालत हो जाए। मैं इस हालत के साथ क्या अपने सपने पूरे करता। मगर उसने मुझे बताया कि जैसे उसने मुझे बेवकूफ बनाकर अपना मंत्र मेरे ऊपर डाल दिया, वैसे ही मैं चाहूं तो मैं भी किसी को अपना शिकार बना सकता हूं। आखिर पैसा चीज ही इसी है कि कोई भी मुझे माना नहीं करता। अगर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मैं ये किसके साथ करूं। आखिर कौन हो सकता है ऐसा पैसा का लालची जो मुझसे बिना ज्यादा कुछ पूछे इस क्रिया के लिए हाँ कर दे। और फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। जैसे मैं पैसों के पीछे भाग रहा था भौतिक सुखों के लिए, तो तुम तो भौतिक सुख और ईर्ष्या दोनों के लिए पैसा चाह रहे थे। मुझे पता था कि तुम हर हालत में अमीर बनना चाहते थे। तुम्हारा पैसों के लिए पागलपन और मेरे लिए ईर्ष्या मुझे स्कूल
और कॉलेज में ही अच्छा खासा दिखाई देता था, और मुझे पता था कि तुम मुझसे जीतने के लिए कुछ भी कर लोगे, और तुम्हारी इसी ईर्ष्या का मैंने फायदा उठाया और तुम्हें अपना शिकार बनाया, और तुम मेरे जाल में बिल्कुल आसानी से फंस गए, जैसा कि मुझे लग रहा था। और वैसे भी तो तुम मेरा फायदा उठाना चाह ही रहे थे। तुम्हारा वह मुझे लूटने के इरादे मुझे सब समझ आ रहे थे। सच कहूं तो तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा लालच और मेरे प्रति ईर्ष्या ही है। अब तुम्हें इतने सारे पैसे मिलेंगे जितने तुम चाहते थे। तुम मुझसे ज्यादा पैसे वाले बन ही गए इस तारीख तक। देखो, तुम जीत चुके हो और मैं हार चुका हूं। मेरे पास जितना भी पैसा आया था, इस क्रिया से वह सब तुम्हारे पास चला गया। अब मुझे लॉस होगा और तुम्हें प्रॉफिट। तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना ज्यादा पैसे हैं, मगर तुम्हारी जिंदगी मेरी जिंदगी से बहुत कम हो चुकी है। अगर पैसे पाकर यह हालत होती है तो मुझे मेरी हार मंजूर है, और तुम्हें तुम्हारी जीत मुबारक हो। ये कहकर विनोद जोर जोर से हंसता है। सुभाष वही रोने लगता है कि उसकी ये हालत उसके लालच की वजह से ही हुई है। उसे बहुत अफसोस होता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। सुभाष ने अपनी गलती स्वीकारी और कहा कि बहा इसी के लायक है। पैसों के लालच में बहा इतना अंधा हो गया था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को लूटने चला था। उसकी इसी ईर्ष्या और लालच की वजह से ही उसकी आज ये हालत हुई है, और बहुत शर्मिंदा था। और उसने कहा, तुमने मेरे साथ ये करके बिल्कुल ठीक किया। मैं इसी के लायक हूं। अगर आज तुम मेरे साथ ये नहीं करते तो मैं किसी और के साथ जरूर कुछ गलत कर देता, क्योंकि मेरा ये लालच मुझसे जरूर कुछ गलत करवा ही देता। सुभाष ये कहकर रोने लगा। फिर थोड़ा सोचने के बाद उसने विनोद से पूछा कि जब उसका मकसद पूरा हो गया था तो फिर भी उसने उसको यहाँ पर क्यों कैद किया हुआ है। इस पर विनोद ने कहा, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ कैद क्यों किया है? सच कहूं तो तुम्हें यहाँ पर बुलाने का भी मेरा ही प्लान था। उसे लड़के को मैंने ही कहा था कि वह तुम्हारे सामने आए और तुम उसका पीछा कर यहाँ आ जाओ, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सामने से बुलाता तो तुम मेरी बात का यकीन ही नहीं कर पाते, या शायद तुम गुस्से में मेरे ऊपर हमला भी करवा सकते थे। इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। दरअसल ये क्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसका आखिरी पड़ाव अभी भी रह गया है। अगर मैंने ये आखिरी पड़ाव पूरा कर लिया तो मैं इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाऊंगा, मगर तुम्हारी हालत और भी ज्यादा दयनीय हो जाएगी। शायद इससे तुम्हारी जान भी चली जाए। मगर सच कहो तो मैं ये भाप सकता हूँ कि तुम्हें सच में बुरा लग रहा है। तुम पश्चात की आग में जल रहे हो, और पश्चाताप से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैं और तुम्हारे साथ अब ऐसा नहीं करना चाहता। आखिर लालच मेरे मन में भी तो था। मेरे लालच ने भी तो ये सब करवाया तुम में, और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है। मुझे तुम्हें सजा देने का या कुछ भी बोलने का हक नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, तुमने पश्चाताप किया, इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ और कुछ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम जो भी हो आखिर हो तो मेरे दोस्ती ही। ये सुनकर सुभाष की आंखें भरी आईं। उसे महसूस किया कि वह अपने दोस्त से ही आगे निकलने की सोचता रहता था, जबकि चाहे जो भी हो आखिर है तो ये दोनों बचपन के दोस्त ही। विनोद सुभाष से भरी आंखों के साथ, अब मैं तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस क्रिया के बारे में विद्या लूंगा और तुम्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, मगर ये मंत्र किसी और के ऊपर नहीं जाने दूंगा, और इसे जड़ से ही खत्म कर दूंगा बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए। अब इसे यही खत्म करना पड़ेगा, वरना ये बहुत से और लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। हम इसे पूरी तरह से समाप्त करना पड़ेगा। सुभाष भी विनोद की बात से सहमत होता है, और ये दोनों इस कार्य का अंत ढूंढने की पूरी कोशिश करते हुए बड़े बड़े विद्वानों, ऋषियों और पुजारियों के पास जाते हैं इसका तोड़ ढूंढने। और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाती है। एक ऋषि इनको इसका तोड़ बताता है, और ऋषि इनको कहता है कि ये क्रिया तुम्हें कुछ देने के बदले में तुमसे तुम्हारी उम्र ले रहा है।
तो इस क्रिया से तुम्हें जो भी मिला है तुम उसे मत लो। जैसे कि तुमने कहा कि तुमने ये सब पैसों के लिए किया था, तो तुम्हें पैसे तो मिल चुके हैं, मगर तुम्हारी उम्र जा रही है, तो तुम्हें इससे मिले हुए पैसों का त्याग करना पड़ेगा। बस यही एक रास्ता है, और फिर धीरे धीरे तुम अपने पुराने अस्तित्व में वापस आ जाओगे। विनोद और सुभाष उनकी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं, और अगले ही दिन जो भी पैसे सुभाष को उस क्रिया करने के बाद मिले थे, उन सब पैसे को चैरिटी में दे देता है और अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस आ जाता है। आज सुभाष और विनोद बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों के ही पास ज्यादा पैसा नहीं था, मगर इन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और इनको समझ में आता है कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर पैसा आपके भाग्य में लिखा है तो ये आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। बस आपको मेहनत करते रहनी पड़ेगी, मगर आपको अपने सपने पूरे करने के लिए गलत राह पर जाने की जरूरत नहीं है। जो आपकी किस्मत में है वो आपको समय आने पर जरूर मिलेगा। बस मेहनत करते रहिए, मगर अगर किसी के साथ गलत करके अपने सपने पूरे करना चाहोगे तो जितना आपके पास है वो भी चल जाएगा। उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और काफ़ी लोग इस चैनल पर कहानी सुनते तो है मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी पर जल्द ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।